उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक, एक बार कंफर्म करेंगे। रोबोटिक वॉइस तो नहीं आ रही ना? कंफर्म करिए भाई एक बार सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक, एक बार कंफर्म करेंगे। रोबोटिक वॉइस तो नहीं आ रही ना? चलिए, तो आज हम लोग का रहने वाला लेक्चर नंबर 5 ऑफ दिस NTPC PYQ सीरीज 2.0। तो स्टार्ट किया जाए। कंफर्म करिए भाई एक बार सभी लोग। तो मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही सभी तक, एक बार कंफर्म करेंगे। सर, ये लड़कियां कौन हैं जिनकी फ़ोटो लगी है? श्रेष्ठ बेटा, ये तुम्हारी सिस्टर्स हैं दोनों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रिवीजन टाइम है ना, जल्दी से बताएंगे जो क्वेश्चंस आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। द आर्ट ऑफ डेकोरेशन कॉल्ड पीतरादिउरा बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग हुज रेन। तो किसके टाइम पे ये पॉपुलर हुए थे, किस मुगल रूलर के टाइम पे? भौकाल वाला साउंड, अच्छा। चलो, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट विंटर एडिशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज्ड? वेयर डज द बे ऑफ बंगाल मानसून ब्रांच ऑफ द अरेबियन सी मर्ज? कहाँ पर मर्ज करती हैं? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलो भाई, तो द आर्ट ऑफ डेकोरेशन दी पीतरादिउरा किसने? शाहजहाँ के टाइम पे डेवलप हुआ था, जो हमें ताजमहल में भी देखने को मिलता है। और ताजमहल का डिज़ाइनर कौन है, ज़रा बताइए, कौन आर्किटेक्ट है? इन विच द फॉलोइंग इन विच ईयर द फर्स्ट विंटर एडिशन ऑफ ओलंपिक गेम्स? तो 1896 पहला ओलंपिक गेम्स, पहला विंटर ओलंपिक गेम्स 1924 चैमनिक्स फ्रांस, पहला यूथ ओलंपिक्स गेम्स 2010 सिंगापुर, पहला विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स 2012 इंस्ब्रक ऑस्ट्रिया। सॉर्टेड। सबसे पहली बार विमेंस का पार्टिसिपेशन कब हुआ? 1900 में। इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया? 1900 में। इंडिया ने कंटिजेंट कब सबसे पहले भेजा? 1920 के जो एम्स्टर्डम ओलंपिक्स हुए थे उसमें। Now where does the Bay of Bengal and Arabian Sea branch merge? तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स। तो जो हमारे गंगा के मैदान हैं, गंगा के जो प्लेन्स हैं, उसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे ये मीट करते हैं। दोनों जो ब्रांचेस है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, दोनों का मिलन कहाँ पर होता है? मिलन अभी आधा अधूरा है। कहाँ पे? गंगा प्लेन्स के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, है ना। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब मैंने आपको कल ये चीज़ बताई थी कि जब मानसून बाहर निकलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, किस टाइम पे निकलता है? सितंबर के टाइम पे, तो है ना, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से ही निकलता है। भले हम रिट्रीटिंग मानसून को नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं, लेकिन इनिशियली तो यही डायरेक्शन होता है ना, जो साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है इंडिया का, वहाँ से निकलता है। तो हमेशा ध्यान रखना, स्टूडेंट इसमें बहुत गलती करते हैं कि वो नॉर्थ ईस्टर्न मार्क कर देते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न नहीं, साउथ वेस्ट से, सॉरी नॉर्थ वेस्ट से पहले वो निकल रहा है। देन अगर पूछेगा बारिश कौन सा मानसून करता है विंटर्स के टाइम पे ये कोरोमंडल कोस्ट में, देन आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट मानसून। और जब ये हमारा मानसून वापस निकलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, तो बड़ी जोर की गर्मी पड़ती है अक्टूबर के महीने में। उसको क्या बोलते हैं? द वर्धा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो वर्धा गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है ना, इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। बाकी वो हमें पता है, वर्ल्ड वॉर 1, MS सुब्बलक्ष्मी एंड परपौआ पर्सन करके हमने सारी ट्रिब्यूटरीज याद करी थी। एग्जाम्पल क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का? तो बैक्टीरिया सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इनमें। ठीक है, बैक्टीरिया की सेल प्रोकैरियोटिक होती है, मतलब नो न्यूक्लियस आप बोल सकते हो, कोई न्यूक्लियर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है। प्लस साथ ही साथ इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स हैं बहुत सारे, वो भी आपको एब्सेंट दिखेंगे, जो कोशिकांग हैं। एक्सेप्ट जैसे कि कुछ कॉमन होते हैं प्रो और यूकैरियोट में, जैसे कि हमारा अगर बात करें तो राइबोसोम हो गया, ठीक है। बाकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, साइटोप्लाज्म हो गया, ये भी कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर अक्टूबर हीट होगा। तो जब मॉनसून वापस निकलता है इंडियन मेन लैंड से, तो क्या होता है ना कि धूप आएगी एकदम से, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और बादल क्योंकि छट चुके हैं तो धूप ज़्यादा आएगी, तो फिर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, और वो जो ऑपरेसिव हीट होती है उसको हम बोलते हैं क्या? उस ऑपरेसिव हीट को हम बोलते हैं अक्टूबर हीट। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विच अमंग दी फॉलोइंग इज अ रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन दी वेस्टर्न घाट्स? निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलती है? ऑप्शंस आपके सामने है।
नर्मदा, लूनी, बनास और मंडोवी कौन सी नदी है जो वेस्टर्न घाट से निकलती है? तो हमने कल ही देखा था कि जो नर्मदा है वो कहाँ से निकलती है? नर्मदा निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से, है ना। नर्मदा निकलती है अमरकंटक का जो पठार है वहाँ से, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। और अमरकंटक प्लेट्यू किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है ये बताएंगे कमेंट में, और कौन सी नदी और यहाँ से निकलती है। लूनी की अगर बात करेंगे तो ये अरावली के पास से निकलती है, जो अरावलीज है वहाँ से। और ये हमारी एकमात्र सेलाइन रिवर है इंडिया की। सेलाइन रिवर का मतलब ये है कि इसका पानी में नमक बहुत ज़्यादा है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो भाई वो उसमें है तो नहीं है वो हमें पता नहीं है, लेकिन लूनी में ज़रूर है, ठीक है। इसीलिए इसको लवणवारी रिवर के नाम से भी जाना जाता है, लवणवारी, ठीक है। लवण का मतलब ही क्या होता है? सॉल्ट, है ना। तो लवणवारी इसको के नाम से जाना जाता है। ये मेनली फ्लो होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? राजस्थान से ओरिजिनेट होती है, देन जाती है कहाँ पर? देन जाती है गुजरात में, और गुजरात में जाते ही विलुप्त हो जाती है, ठीक है। कहाँ पर? जो गुजरात में रन ऑफ कच्छ है ना, रन ऑफ कच्छ, फोटो दिखा दें क्या? ले लो देख लो तुम, अपनी नहीं भाई, रिवर्स की, ठीक है। लूनी की यहाँ पर देखो, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और यहाँ पर आके रन ऑफ कच्छ में ख़त्म हो रही है, ये समुद्र में नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे ये बहती है वहाँ पे रेट ऑफ जो इवापोरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से एक तो सलाइन भी है पहला, दूसरा इसी वजह से वो समुद्र तक नहीं मिल पाती है बेचारी। बानस की अगर बात करेंगे तो ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है ना। चंबल खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है ज़रा बताना? तो इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। चंबल की और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज होती हैं? तो काली सिंध होती है, पार्वती होती है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। चंबल की ज़रा कमेंट में ये बताइए कि चंबल कहाँ से ओरिजिन होता है इसका और किस लिए जानी जाती है? वाई इट इज़ नोन फॉर? इट इज़ नोन फॉर व्हाट? आंसर वुड बी मंडोवी। मंडोवी और जुआरी जो दो नदियां हैं कहाँ की? गोवा की, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इसमें सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर ही है आपकी। तो मंडोवी और जुआरी यहाँ की ओर बहती हैं। जुआरी रिवर की हिस्ट्री में हमें एक पोर्ट, एक बंदरगाह देखने को मिलता है, पता है तो बता दो, नहीं तो भी बंदरगाह भी हमने देखे नहीं है। और मंडोवी में एक वाटरफॉल हमें देखने को मिलता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ज़रा कमेंट में बताएंगे। तो इसका ओरिजिन होता है मऊ प्लेट्यू से, मऊ प्लेट्यू से ये बीचों बीच फ्लो करती है चंबल, जो आपका ये मालवा प्लेट्यू उसके बीचों बीच। इट इज़ नोन फॉर दी रेवाइंस। रेवाइन क्या होता है? जो बैड लैंड टोपोग्राफी होती है, जो गली इरोजन करती है, जो चंबल है ये आपकी गली इरोजन करती है। क्या परफॉर्म करती है? गली इरोजन परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से ये रेवाइंस क्रिएट हो जाते हैं। और इसी को ही हम बोलते हैं ओवरऑल बैड लैंड टोपोग्राफी, यानी कि ऐसी मरुस्थल, मतलब ऐसा नॉट मरुस्थल, ऐसा भूमि क्रिएट कर देता है जो विच इज़ अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। इसी वजह से चंबल के जो आसपास के इलाके हैं, जैसे कि आप देखो भिंड ये वाले इलाके जो हैं, तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा फसल उतनी अच्छी होती नहीं है, ठीक है। क्लियर है? तो चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है। क्लियर यहाँ तक सभी को? बाकी मंडोवी में कौन सी वाटरफॉल है? तो दूध सागर वाटरफॉल है। कौन सी है? दूध सागर। धुआंधार नहीं है। धुआंधार किस में है? नर्मदा में। और नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेट्यू से, ठीक है। जो अमरकंटक का पठार है यहाँ से निकलती है नर्मदा, और यहीं से ही निकलती है एक ऊपर की तरफ और नदी जाती है जिसको बोलते हैं सोन, जो गंगा को ज्वाइन करती है, ठीक है। कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है? ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द 5th 5-year प्लान ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन। भारत की जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसने किस पर फोकस किया था? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, FDI, बैलेंस ऑफ पेमेंट, या फिर पॉवर्टी एलिवेशन? आंसर बताएंगे सभी लोग। विक्की, पलक, साक्षी, अनमोल, अजीत, सबका सही है। सर लेक्चर किस टाइम अपलोड होगा? गौरव, जब अपलोड होगा तो बता दिया जाएगा, कल मॉर्निंग में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एडिटिंग में टाइम लगता है, इसलिए वो स्टैटिक जीके वाला अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि एडिटिंग में मेनली टाइम लगता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है माही रिवर, ठीक है। इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, 2 बार कट करती है ये। अगला है हमारा 5th 5-year प्लान। तो कल हमने डिस्कस किया था 3 5-year प्लान्स को, तो उनको पहले रिवाइज कर लें। पहला वाला, पहली बात तो हमने USSR से कॉन्सेप्ट लिया था, ठीक है। सिर्फ कीवर्ड लिखेंगे, पूरा नहीं। USSR से कीवर्ड लिया था। मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया, वो प्लानिंग कमीशन फॉर्मुलेट करता था 5-year प्लान को, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC जो होता था वो उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता था। दोनों का ही चेयरमैन हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो था, ठीक। वो था क्यों? क्योंकि अब वो प्लानिंग कमीशन नहीं रहा, अब उसकी जगह नीति आयोग आ चुका है।
फिर अगर हम बात करें जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, इसका फोकस था मेनली एग्रीकल्चर पे। इसी 5 ईयर प्लान के तहत 5 IIT भी स्टैब्लिश किए गए थे। 5 IITs वर स्टैब्लिश ड्यूरिंग दिस 5 ईयर प्लान। कमेंट करके बताएंगे कि इसमें 2.1% टारगेट था और हमने अचीव कितना किया। ये बेस था आपका हैरड डोमर मॉडल पे। देन आते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान पे। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था, ये आपका फोकस था किसमें? ये फोकस था आपका मैन्युफैक्चरिंग में, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो या फिर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका मैन्युफैक्चरिंग से ही एसोसिएटेड है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका टारगेट था। इसके तहत 3 स्टील प्लांट को सेटअप किया गया था। ये 3 स्टील प्लांट कौन कौन थे? एक तो रावरकेला में, पूरा नहीं लिखने वाला मैं, ठीक है, रावरकेला, दुर्गापुर और भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल और रावरकेला उड़ीसा में। केला खाया जर्मनी के साथ, दुर्गा जी की पूजा करी ब्रिटेन के साथ और पिलाई करी किसकी? यूएसए की। किसके साथ मिलकर? यूएसएसआर के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सब याद किया था। देन आया था थर्ड 5 ईयर प्लान। इसका मेन फोकस था सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। क्या था? सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी इसका गोल था। देन इसमें हुआ क्या? चाइना के साथ 1962 में वॉर हुआ, पाकिस्तान के साथ 65 में वॉर हुआ और ड्रॉट हो गया, जिसकी वजह से ये एकदम फेलियर हो गया। टारगेट रखे थे 5.6 का, अचीव किया आधा 2.8%, जिसके चलते फिर हमें छुट्टी लेनी पड़ी। छुट्टी लेनी पड़ी का मतलब है प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे का मतलब ये है कि 1966 में जब ये थर्ड 5 ईयर प्लान ख़त्म हुआ था तो 3 साल तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया था। ये 51 से 56, ये 56 से 61, ये 61 से 66, तो 3 साल तक कोई नहीं प्लान आया था, जिसको हम प्लान हॉलीडे या फिर कभी कभी एनुअल प्लान भी इसको बोल देते हैं। वैसे तो एनुअल प्लान आपके 1990 से लेकर 92 के बीच में भी आए थे एनुअल प्लान, और इसको भी हम एनुअल प्लान बोल देते हैं। अब आगे का मतलब है 4th और 5th को यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। तो 4th 5 ईयर प्लान में हम क्या टारगेट रखेंगे? हम ये टारगेट रखेंगे कि भाई अब औकात में चलना है। औकात में चलने का मतलब ये है कि भाई अभी थर्ड 5 ईयर प्लान एकदम फेल हुआ था, तो हम अब फोकस क्या रखेंगे? हम फोकस रखेंगे क्या रखेंगे फोकस? स्टेबल ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ विथ सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ग्रोथ विथ, क्या हो गया, एक सेकेंड, हेलो, ठीक है, तो ग्रोथ विथ सस्टेनेबिलिटी, कि भाई सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए। अगर ऐसे ही ग्रो करते रहेंगे, ठीक है, रैपिड ग्रोथ के नाम पे, तो फिर औंधे मुंह गिरेंगे। ठीक है, तो 4th 5 ईयर प्लान में हमने ये टारगेट रखा था। देन साथ ही साथ यहाँ पे, एक सेकेंड, कमेंट क्यों चले गए भाई ये कॉल के चक्कर में? चलो ठीक है, तो ग्रोथ विथ सस्टेनेबिलिटी ये हमने टारगेट रखा था 4th 5 ईयर प्लान में। देन ये आपका किस पे बेस था? जैसे थर्ड वाला तो गडगिल पे बेस था, तो ध्यान रखना 4th वाला या तो रुद्र एलन मॉडल पे आता है, ठीक है, या तो वो रुद्र एलन मॉडल देगा आपको या फिर गडगिल फॉर्मूला। अब आप बोलेंगे कि सर थर्ड वाला भी था, बिल्कुल था। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाएगा थर्ड या फोर्थ, तो देन आपको 4th के साथ जाना है। ठीक है, ये आपका गडगिल प्लान पे बेस था। और यहाँ पे ग्रोथ विद सस्टेनेबिलिटी, या फिर इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि किसमें अटेनमेंट, ये मतलब एक तो टारगेट ये था, प्लस साथ ही साथ अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिव इकोनॉमी थर्ड का था। अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, आप ऐसे याद कर लो, मुकेश अंबानी वाली रिलायंस अगर पूछेगा तो 4th 5 ईयर प्लान होगा। ठीक है, तो 5th 5 ईयर प्लान यहाँ पर पूछा है, एंड 5th 5 ईयर प्लान का होगा पॉवर्टी एलिविएशन, दैट इज 4th ऑप्शन। इसका 4th जो 5 ईयर प्लान था, ड्यूरेशन था 1969 से लेके 74 तक, और जो 5th 5 ईयर प्लान था, यानी कि 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, उसका 1974 से लेकर 1978 तक 4 साल तक ही चला था ये 5 ईयर प्लान। 5 साल तक नहीं चल पाया था, बिकॉज गवर्नमेंट चेंज हो गई थी 1978 में और जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ गई थी। ठीक है, यहाँ पर मैं टारगेट तो रखा था पॉवर्टी एलिविएशन का और गरीबी हटाओ का, यहाँ पे नारा भी दिया गया। ठीक है,
गरीबी हटाओ का यहाँ पे नारा भी दिया गया था, और इसके लिए 20 पॉइंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था। किस तरह से पॉवर्टी एलिवेशन करना है उसके लिए 20 पॉइंट प्रोग्राम लाया गया था मिनिमम नीड्स अप्रोच प्रोग्राम के तहत। ठीक है, मिनिमम नीड्स अप्रोच प्रोग्राम के तहत कि किस तरह से लोगों की जो मिनिमम नीड्स हैं उनको हमें फुलफ़िल करना है। अब ये जैसे हमने बताया 5 साल तक नहीं 4 साल तक चला था, क्योंकि जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ चुकी थी, और जनता पार्टी ने क्या किया, 5 ईयर प्लान को हटा के उसकी जगह पे ये ले आया क्या, उसकी जगह पे ले आया रोलिंग प्लान। ठीक है, रोलिंग प्लान में हर साल के अंत में 5 साल का इंतजार नहीं होगा, हर साल के अंत में ही रिव्यू किया जाता था जो प्लान, जो भी टारगेट वगैरह सेट किए जाते थे और कितना अचीव किया, एंड देन उसके हिसाब से चीज़ें मॉडिफाई की जाती थी। ठीक है, तो मोरारजी देसाई जी आते हैं। ठीक है, मोरारजी देसाई पहले आते हैं, देन चौधरी चरण सिंह जी आते हैं, देन 2 साल तक ही क्योंकि ये गवर्नमेंट रहती है, देन फिर से यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है। तो 1980 के बाद 6th 5 ईयर प्लान आता है, 5वां 5 ईयर प्लान 78 में ही ख़त्म हो जाता है। ये इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक सवाल है आपके लिए, एंड दैट इज़, जब गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान बनाना शुरू किया तो वो सिर्फ 5 ईयर प्लान 5 साल का ही एक माइंड में लेके नहीं चलता था प्लान, वो 20 साल का भी एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलता था, 20 ईयर का भी एक लॉन्ग टर्म विजन होता था। उसको क्या बोला जाता था? कलसूबाई पीक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? कलसूबाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? MP, महाराष्ट्र, आंध्रा या फिर हिमाचल? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कलसूबाई पीक कहाँ पर है। तो कलसूबाई कहाँ, कैसा नाम लग रहा है आपको? बाई कहाँ पर यूज़ किया जाता है वर्ड? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक और पीक ध्यान रखिएगा, एंड दैट इज़ कलसूबाई तो हो गई, एक और है यार दिमाग से भी जा रही है। चलो अच्छा, एक आंध्र प्रदेश में ध्यान रखना, एंड दैट इज़ अनंतगिरी। ठीक है, अनंतगिरी पीक। और अनंतगिरी जो आपकी पीक है, इसी में बोर्रा केव सिचुएटेड है। ध्यान रखना, आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि बोर्रा की गुफाएं हैं वो किस पीक में आपको देखने को मिलेंगी? तो अनंतगिरी में। और वहीं अच्छा बताइए, शत्रुंजय जो पीक है, शत्रुंजय हिल, ये कहाँ पे है? शत्रुंजय, हाँ। तो महाराष्ट्र में जो मुझे याद आई, एंड दैट इज़ दीनोधर हिल। ठीक है, दीनोधर हिल्स भी जो है आपकी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। शत्रुंजय हिल्स की अगर बात करेंगे तो ये आपकी गुजरात में है। ये सब किसका पार्ट है? तो ये सब पार्ट है आपका जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का, जो ये वेस्टर्न घाट है उसका। आपको पता है वेस्टर्न घाट गुजरात से शुरू होता है और केरल तमिलनाडु तक जाता है। 6 राज्यों में फैला हुआ है आपका वेस्टर्न घाट, यानी कि पश्चिमी घाट। तो उन्हीं की कुछ पीक्स और कुछ हिल्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, कमेंट में बताइए कि वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, जो पूरे साउथ इंडिया की भी हाईएस्ट पीक है, और क्या ये इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ या नहीं? क्योंकि मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है ये आपको बताना है। दोनों के आंसर देंगे जल्दी से कमेंट में। और यहाँ पे तब तक मैं पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। जो 20 साल का प्लान होता था, 20 ईयर का प्लान होता था, उसको 20 ईयर प्लान नहीं बोला जाता था, उसको पर्सपेक्टिव प्लान बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पर्सपेक्टिव प्लान। वहीं अगर बात करें हाईएस्ट पीक, अनाईमुडी अनामलाई हिल्स पे 2695 मीटर, किस स्टेट में? केरला में। एंड सेकेंड हाईएस्ट की बात करेंगे दौड़ा बेटा 2637 मीटर हाइट, एंड किस स्टेट में, किस हिल में? नीलगिरी हिल में। एंड किस स्टेट में? तमिलनाडु में। यहीं पे ऊटी जो हिल स्टेशन है वो यहीं पे लोकेटेड है। कमेंट करके बताएंगे अनामलाई और ये जो नीलगिरी है, इन दोनों को ज्वाइन करने का काम कौन सा पास या फिर कौन सा घाट करता है? अगला सवाल ये है, विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स वॉज प्रिंसिपल कैपिटल ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी इन हैदराबाद? निम्नलिखित में से कौन सा किला हैदराबाद में कुतुब शाही राजवंश की प्रमुख राजधानी था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। बैच वाली क्लास मिल जाएगी यार, बीच में आते हो कमेंट करके चले जाते हो हैं। 2-3 बार बता चुका हूँ बट फिर भी। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वॉज प्रिंसिपल कैपिटल ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी इन हैदराबाद? तो चिकटन फोर्ट, राजगढ़, रेड फोर्ट या फिर गोलकोंडा? तो इन दोनों को पहली बात तो कनेक्ट करने का काम करता है पाल घाट। ठीक है, पाल घाट दोनों को कनेक्ट करता है। बात अगर करें कुतुब शाही डायनेस्टी का जो कैपिटल था, दैट वाज गोलकोंडा। तो हमें पता है कि जो बहमानी सल्तनत है, जो कब बना था? जो बना था 1347 में। ठीक है, आपने विजयनगर का नाम ज़रूर सुना होगा। तो विजयनगर कृष्णा रिवर के ऊपर था और उसके नीचे विजयनगर कृष्णा रिवर के नीचे था और उसके ऊपर बहमानी सल्तनत थे। तो बहमानी सल्तनत जो है अलाउद्दीन बहमान शाह
जिसको कि हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं, इसने फाउंड किया था। अलाउद्दीन बहमान शाह, इसलिए बहमानी किंगडम बोलते हैं, जिसको कि हम हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। तो ये जब बना था तो पूरा बहमानी सल्तनत था, लेकिन बाद में ये डिसइंटीग्रेट हो गया था 5 छोटे छोटे किंगडम्स में। वो कौन कौन से किंगडम्स थे? एक तो था बेरार, एक था आपका अहमदनगर, एक था आपका बिदर, और एक था आपका बीजापुर, और एक था गोलकोंडा। बीजापुर और गोलकोंडा सबसे इम्पॉर्टेंट थे। औरंगज़ेब ने सबसे आखिरी में इन्हीं को एनेक्स किया था, ठीक है, इसको 1686 में और इसको 1687 में। जो अभी आपकी छावा मूवी आई है उसमें औरंगज़ेब का वो पूरा कैरेक्टर दिखाया गया कि वो साउथ इंडिया में जाता है, संभाजी महाराज को मारता है किस तरह से। तो एक्चुअल में साउथ इंडिया में जब गया था तो पूरा कैप्चर करने के लिए उसने बीजापुर 1686 में कैप्चर किया और गोलकोंडा को 1687 में पूरी तरह से। तो बीजापुर में जो रूल था वो आदिल शाही डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। किसका? आदिल शाही डायनेस्टी का। और गोलकोंडा में होता था कुतुब शाही डायनेस्टी का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कुतुब शाही डायनेस्टी का कैपिटल था गोलकोंडा और आदिल शाही डायनेस्टी का क्या था? बीजापुर, ठीक है। इन्होंने ही हैदराबाद में, कुतुब शाही डायनेस्टी ने ही जो 4 मीनार है हैदराबाद में उसका कंस्ट्रक्शन इन्होंने ही करवाया था। 4 मीनार। जो गोलकोंडा फोर्ट अगर कभी पूछ लेना, गोलकोंडा का जो किला है वो इन्होंने बनवाया नहीं था। गोलकोंडा जो फोर्ट है, ककातिया जो डायनेस्टी इनसे पहले यहाँ पे रूल करती थी, वारंगल के जो ककातियाज थे रूलर, उन्होंने बनाया था। वहीं पे अगर बात करें जो आदिल शाह है, इसने जो आपका कर्नाटक में सिचुएटेड है गोल गुंबज, जो वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा डोम स्ट्रक्चर है, गुंबद है, गोल गुंबज, इसको बनवाने का काम किया था। लेकिन इसका आर्किटेक्ट कौन था? इसका आर्किटेक्ट था याकूत ऑफ दाबुल। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, ठीक है। विच अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूटीज। अब आपको पता है कि देखो हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 28 स्टेट और 8 यूटीज़, सबका अपना हाई कोर्ट नहीं अपने पास। सिर्फ एक ही यूटी है अभी तक जिसका खुद का हाई कोर्ट है, मतलब और किसी से शेयर वेयर भी नहीं करता है, मतलब उसका खुद का हम बोल सकते हैं कि हाई कोर्ट है। वो कौन सी यूटी आप कमेंट में बताएंगे। और काफ़ी सारे ऐसे स्टेट हैं जिनके पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो जैसे लक्षद्वीप है ये, तो इसका हाई कोर्ट लगता है यहाँ पर केरल में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ कि जो लक्षद्वीप है इसका हाई कोर्ट लगता है जो तिरुवनंतपुरम में, केरल का हाई कोर्ट है, मतलब केरल का जो हाई कोर्ट है तिरुवनंतपुरम में, वहाँ पे, ठीक। इसी तरह अंडमान निकोबार का कहाँ पर लगता है ज़रा बताइए तो कमेंट में। अंडमान निकोबार का कहाँ पर लगता है? गोवा का कहाँ लगता है? जहाँ गोवा का लगता है ना, वहीं पे ही आपका दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली, दमन और दादरा मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ आपका, ठीक है, कहाँ पर लगता है? तो अंडमान निकोबार का यहाँ पर मत कर देना, मद्रास में, ठीक है, बिकॉज मद्रास में लगता है किसका? मद्रास में लगता है पुडुचेरी का, ठीक है। तो ध्यान रखना पुडुचेरी का लगता है आपका मद्रास यानी कि तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट है वहाँ पर। अंडमान निकोबार का लगता है वेस्ट बंगाल यानी कैलकाटा हाई कोर्ट हम बोल सकते हैं। गोवा की अगर बात करें, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव और महाराष्ट्र, इन सब का एक कॉमन है और वो है महाराष्ट्र का हाई कोर्ट, ठीक है, वो है महाराष्ट्र का हाई कोर्ट। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि भाई किस तरह से यहाँ पर कोर्ट्स जो होते हैं वो शेयर होते हैं, ठीक है। तो ये शेयरिंग बेसिस का मॉडल 7th अमेंडमेंट ऑफ 1956 से निकल के आया था। इसी 7th अमेंडमेंट ऑफ 1956 से ये प्रोविजन भी आया था। और अच्छा, ये कौन सा आर्टिकल है जो इसकी बात करता है? इसी 7th अमेंडमेंट से ही आर्टिकल नंबर जो आपका 153 है, जो किसके बारे में बताता है? राज्यपाल के, गवर्नर के। तो वो ये चीज़ भी बोलता है कि जो गवर्नर है वो भी शेयरिंग बेसिस पे हो सकता है। मतलब एक गवर्नर मल्टीपल स्टेट्स या फिर यूटीज़ का गवर्नर हो सकता है। ये सेम चीज़ 7th अमेंडमेंट ने बोली थी, यानी कि 7th अमेंडमेंट ने ये बोला था हाई कोर्ट शेयर हो सकते हैं एंड साथ ही साथ राज्यपाल यानी गवर्नर भी शेयर हो सकते हैं। देश का सबसे पहला हाई कोर्ट कौन था? फर्स्ट हाई कोर्ट, ये आपका ध्यान रखना, दिल्ली के पास खुद का हाई कोर्ट है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, तो वो आपस में जो है शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक कौन सा आर्टिकल है, तो इट इज़ 213, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 213 है जो हमें बताता है कि हाई कोर्ट जो है वो शेयर हो सकते हैं। और मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? हाँ, फर्स्ट हाई कोर्ट कौन सा इंडिया में? तो इट इज़ कैलकाटा हाई कोर्ट, ठीक है। कैलकाटा हाई कोर्ट ये आपका स्टैब्लिश हुआ था 1862 में, 1861 के एक्ट के हिसाब से। देन 1862 में यानी 1862 में बॉम्बे वाला भी स्टैब्लिश हुआ था और मद्रास वाला भी, लेकिन बाद में हुए थे। ये भी 1862 में हुए थे लेकिन बाद में हुए थे, कैलकाटा वाला पहले हुआ था, ठीक है।
एंड टोटल, अच्छा हाई कोर्ट कितने, कमेंट में बताइए टोटल इंडिया में हाई कोर्ट कितने हैं। तो टोटल ध्यान रखना हाई कोर्ट्स हैं आपके 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड दी, यहाँ पे तो कुछ नहीं छूट रहा है, नहीं। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी टाइम जोन्स, हाउ मेनी डिग्रीज डज, सॉरी, द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू मैनी टाइम जोन्स, हाउ मेनी डिग्रीज डज ईच टाइम जोन हैव। तो अर्थ को हम बहुत सारे टाइम जोन में डिवाइड करते हैं। आप कितने टाइम जोन में डिवाइड करते हैं पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। पृथ्वी को कई समय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक समय क्षेत्र कितने डिग्री को कवर करता है। तो सर जो अर्थ है हमारी वो पूरा जब कवर करती है तो वो 360 डिग्री कवर करती है, 360 डिग्री कवर करती है। एक रोटेशन का मतलब होता है 360 डिग्री। कितने टाइम में? लगभग 24 घंटे। वैसे एग्जैक्टली बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड होता है, लेकिन हम 24 घंटे कंसिडर करके चलते हैं। एक घंटे में कितने डिग्री हुआ? 360 में 24 का भाग दोगे 15 डिग्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 15 डिग्री। तो अर्थ को ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, तो इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है 24। 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है और हर टाइम जोन मतलब 15 डिग्री। आई अगेन रिपीट, 360 डिग्री। जब पूरा एक चक्कर आप पूरा घूम जाओगे, आप घूमोगे, कोई भी घूमेगा, अर्थ घूमेगी, तो 360 डिग्री पूरा हुआ। ये कितनी देर में होता है? 24 घंटे लगते हैं इसके लिए। यानी 24 टोटल हमारे टाइम जोन्स हैं। ठीक, यानी एक टाइम जोन कितने का हुआ? 15 डिग्री का। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी के बेसिस पे तो हम बोलते हैं कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST इज़ 5.5 आवर्स अहेड, 5.5 घंटा आगे है किससे? ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको कि हम प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। और ये प्राइम मेरिडियन क्या है? प्राइम मेरिडियन कुछ और नहीं बल्कि 0 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है, यानी कि 0 डिग्री जो देशांतर है वो है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, अब यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन है, फिर ग्रीनविच मीन टाइम। ये है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जरा कमेंट बताएंगे कितने स्टेट से पास होता है, कितने राज्यों से गुजरता है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है और दोनों का मिलन कहाँ पर होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा और भारतीय समय मानक यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है क्या? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री ईस्ट है ये। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो आप डिफरेंस निकालेंगे, 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा है ना। तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करो, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो 75 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 5 घंटे, है ना। मुझे निकालना है, ये 0 डिग्री है 82.5, तो 82.5 और 0 में अंतर हुआ 82.5 का ही। तो 75 डिग्री का मतलब तो 5 घंटा हो गया। बचा कितना? 82.5 और 75 में कितना अंतर है? 7.5 का अंतर है कि नहीं है? 82.5 और 75 में कितने का अंतर है? 7.5 का। तो 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा है, तो 7.5 डिग्री का मतलब आधा घंटा यानी कि 30 मिनट। तो 75 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री 82.5 डिग्री हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये आपका टोटल मिला के 5.5 घंटे। तो इस तरह से 5.5 घंटे आगे हैं हम। क्यों आगे हैं? पीछे क्यों नहीं 5.5 घंटे? क्योंकि हम जो है ग्रीनविच मीन टाइम के ईस्ट साइड में लोकेटेड हैं, इसलिए। ठीक है, एंड सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? जापान में। जापान को तभी हम लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जानते हैं, है ना। तो ईस्ट जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये 5 स्टेट से पास होता है, 5 राज्य। 5 राज्य कौन से हैं? मौका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से पास होता है, मिर्ज़ापुर क्लॉक टावर के नाम से जानते हैं, या फिर इलाहाबाद के नैनी से, है ना। पहले तो लोग नैनी नहीं जानते थे, लेकिन आई थिंक अब काफ़ी लोग जान गए होंगे जब से कुंभ है। अगर आप कुंभ गए होंगे तो नैनी आपने नाम सुना होगा, पास में पड़ता है ना, वहीं पर। और ये आपका छत्तीसगढ़ और ये आपका आंध्र प्रदेश, दोनों का जो मिलन होता है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होता है? वो आपका 8 स्टेट से पास होता है, 8 राज्यों से। दोनों का जो मिलन होता है यानी IST एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीट एट कोरिया। कोरिया कहाँ पर? ठीक है, तो इनका मिलन होता है कहाँ पर? कोरिया कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। अगला है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान, अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो भूटान का पड़ोसी देश कौन सा? भूटान जो भारत का पड़ोसी देश, उसकी आधिकारिक भाषा क्या है? युआन है, जोंगखा है, नगल्ट्रम है, फिर क्याट है। तो क्याट तो यार करेंसी है, कहाँ की करेंसी है बताओ जल्दी से। नगल्ट्रम कहाँ की करेंसी है? तो ये है क्याट, जो है आपकी म्यांमार, जो पहले बर्मा हुआ करता था, उसकी करेंसी है। नगल्ट्रम आपकी भूटान की करेंसी है। युआन आपकी चाइना की करेंसी है। येन है जापान की, है ना। और जोंगखा है लैंग्वेज ऑफ भूटान। भूटान की अगर बात करो नेशनल स्पोर्ट्स क्या है?
और इसको और किस नाम से जानते हैं ज़रा ये बताएंगे कमेंट में। प्लस अफ़गानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, अफ़गानिस्तान की, एंड श्रीलंका की, ये बता दीजिए। तो नेशनल स्पोर्ट्स यहाँ का है आर्चरी, तीरंदाजी जिसको हम बोलते हैं, और इसको हम लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, ठीक है। एंड अगर हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की तो डारी और पश्तो, ठीक है, डारी और पश्तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। श्रीलंका की तमिल भी है और सिन्हली भी है, ठीक है, सिन्हली और तमिल। आगे बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये बताइए, लैंड ऑफ मिड नाइट राइजिंग सन तो बता दिया जापान, लैंड ऑफ मिड नाइट सन किसको बोलते हैं, लैंड ऑफ मिड नाइट सन और लैंड ऑफ 1000 लेक्स, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। चलो अगला है, हु ऑफ द फॉलोइंग पर्सन रोट अ बुक नेम्ड किताबुल हिंद। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी, मिनहाज सिराज, जियाउद्दीन बरानी, अल बरूनी या फिर याहया बिन सिरहिंदी। बताएंगे आंसर, तब तक मैं आपको ये बताता हूँ, एंड दैट इज कि लैंड ऑफ मिड नाइट सन किसको बोलते हैं, नॉर्वे को। लैंड ऑफ 1000 लेक्स बोलते हैं फिनलैंड, फिनलैंड की कैपिटल क्या है, हेलसिंकी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नॉर्वे की क्या है बताएंगे, तो ये आपके फिनलैंड, ठीक। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट किसको बोलते हैं, तो लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट बोलते हैं हम कंबोडिया को, ठीक है। ठीक है, कंबोडिया को, सॉरी कंबोडिया नहीं, थाईलैंड होगा ना, थाईलैंड 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 थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड होगा इसमें वाइट एलिफेंट वाला तो। एंड अगर बात करें हु ऑफ द फॉलोइंग पर्सन रोट अ बुक, हाँ मैंने पूछी थी इसकी कैपिटल, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, ठीक। फिर अगर हम बात करें किताबुल हिंद किसने लिखी, मिनहाज सिराज, मिनहाज सिराज ने कौन सी लिखी, तो इन्होंने लिखी तबाकत नसीरी, तबाकत ए नसीरी लिखी इन्होंने। और इस किताब में ही मिनहाज सिराज जो कि पूछता है, क्वेश्चन बनता है किसके टाइम के क्रॉनिकलर थे, किसके टाइम के हिस्टोरियन थे। ध्यान रखना, हिस्टोरियन को पर्शियन लैंग्वेज में तारीख बोलते हैं, ठीक है, तारीख, ठीक। तो इसमें इन्होंने बताया था कि किस तरह से जो रज़िया सुल्तान थी, शी वॉज मोर एबल दैन हर ब्रदर्स, यानी इल्तुतमिश के जो बेटे थे उनसे ज़्यादा काबिल उसकी बेटी थी रज़िया सुल्तान। ये मिनहाज सिराज अपनी किताब तबाकत नसीरी में बताते हैं। ज़ियाउद्दीन बरानी, ये किताब इन्होंने लिखी थी तारीख़ फ़िरोज़ शाही, और इसमें ये बताते हैं किस तरह से जो एम्बीटी था वो पगलैट टाइप था। पगलैट इन द सेंस कि वो वाइजेस्ट फूल के बारे में यहीं से पता चलता है कि किस तरह से उसने कुछ गार्डनर्स को, गार्डनर जैसे कि लाढ़ा और पीरा, लाढ़ा और पीरा, वाइन डिस्टिलर को, ठीक है, बार्बर को, इन सब को हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया था एमबीटी ने, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर ये अपॉइंट कर दिया था एमबीटी ने। ऐसा ज़ियाउद्दीन बरानी ने अपनी किताब तारीख़ फ़िरोज़ शाही में बताया। अल बरूनी इसका सही आंसर होगा, जिसने किताबुल हिंद लिखी, और इस किताब में उसने मेनली इंडिया के बारे में बताया कि भाई इंडिया में किस किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। अल बरूनी ये अरबी भाषा में लिखी गई ये किताब है, ठीक है, पर्शियन में नहीं है, अराबिक में लिखी हुई किताब है ये। याहया बिन जो सिरहिंदी है इसको लिखा था, याहया बिन सिरहिंदी ने लिखी थी तारीख़ मुबारक शाही। मुबारक शाह किस डायनेस्टी का रूलर था, तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ मुबारक शाही को लिखने का काम ये मुबारक शाह सैयद डायनेस्टी का टाइम का था। तो इसमें ही याहया बिन सिरहिंदी ये बताता है कि जो सैयद थे, सैयद डायनेस्टी वाले थे, ये डिसेंडेंट्स थे प्रॉफिट मोहम्मद के। इसी किताब में वो बताता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है, डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। और कमेंट में बताएंगे कि इसका फाउंडर कौन था सैयद डायनेस्टी का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज बैंक रेट इज अलाइन टू। तो जो बैंक रेट है मौद्रिक नीति उपकरण में बैंक दर कहा जाता है, ये किसके साथ अलाइंड है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी दैट इज LAF, कैश रिजर्व रेशियो दैट इज CRR, डिस्काउंट रेट, या फिर मार्जिनल फैसिलिटी स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। तो सैयद का जो फाउंडर था ही वॉज खिज्र खान। खिज्र खान कब आया था,
तो खिज़र खान तब आया था जब तैमूर ने, ठीक है, भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था, तो उसने इसको यहाँ पर छोड़ दिया था, सैयद वगैरह जो इसके काइंड ऑफ आर्मी जनरल थे उनको छोड़ दिया था यहाँ पे। और इसके बाद लोधी डायनेस्टी आती है, और लोधी डायनेस्टी से फिर पूरी तरह से ना सिर्फ लोधी डायनेस्टी बल्कि पूरी दिल्ली सल्तनत ही ख़त्म हो जाती है। चलिए, तो बैंक रेट की चर्चा करते हैं कि ये है क्या, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है जो आरबीआई लाता है। क्यों लाता है? सो दैट वो इन्फ्लेशन को, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई हो गई है इकोनॉमी में, चीज़ों के दाम बहुत बढ़ गए हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, और डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन, जैसे कि अगर इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, नीचे जा रही है, और इस तरह की अगर कंडीशन आ रही है, तो उसको इकोनॉमी को पुश देने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है आरबीआई, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बोलते हैं। ये बाई मंथली होती है, यानी 2 महीने में एक बार ये कमिटी बैठती है, और ये रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सबको अनाउंस करती है। ठीक है, तो जब इन्फ्लेशन होता है तो बैंक क्या करती है, चलो तो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अभी मैं डिस्कस कर देता हूँ, बिकॉज डीप पे तो यहाँ पे मैं उतना डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो फिर आप ये बोलोगे सर समझ में नहीं है, तो रट्टा मारो जिंदाबाद यहाँ होना चाहिए। इन्फ्लेशन जब होगा, इन्फ्लेशन का मतलब है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया लोगों के हाथ में, तो उनकी बाइंग पावर, बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई है, माल उतना है नहीं इकोनॉमी में, तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि डिमांड मतलब बहुत ज़्यादा है और उसके अवज में खपत नहीं उतनी। तो आरबीआई क्या करेगा, लेना चाहेगा वापस इकोनॉमी से पैसे को। उसके लिए वो बैंक रेट को, रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को, ठीक है, एमएसएफ को, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को, सीआरआर को, यानी कैश रिजर्व रेशियो को, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, सब को बढ़ा देता है। और अगर डिफ्लेशन है, यानी कि उसको अगर इकोनॉमी में पैसा डालना है, तो इन सब रेट को घटा देगा। ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी जहाँ पे ये सारे रेट बढ़ाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। ये बढ़ा के क्या किया जा रहा है, मनी सप्लाई को कम किया जा रहा है, मनी सप्लाई को कम करने की तैयारी हो रही है। तो ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। या तो कॉन्ट्रैक्शनरी बोलते हैं, या टाइट बोलते हैं, या डियर मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, या फिर हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी इसको हम बोलते हैं। और अगर इसका उल्टा करते हैं, यानी कि अगर पैसा डालना है, मनी सप्लाई बढ़ानी इकोनॉमी में, तो ऐसा करना है तो आप इन सारे रेट को घटा दो, और इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी हो जाएगा, इसकी जगह आपका हॉकिश की जगह डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगा, या फिर ईजी मॉनेटरी पॉलिसी भी इसको बोल देते हैं ना। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है, तो जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हैं, दोनों को कंबाइन होके हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोल देते हैं। कैश रिजर्व रेशियो आई थिंक मैंने आपको बताया होगा, ये पहले बताया मैंने आपको, कि जब बैंक्स को लेंड करना होता है पैसे को, जब बैंक को पास जो पैसा आता है, वो पूरा का पूरा पैसा बैंक लोन पे नहीं चढ़ा सकती हैं। सर्टेन पार्ट, कुछ हिस्सा उसका अपने पास या फिर काइंड ऑफ आरबीआई के पास रखना होगा एज कैश, उसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। और इसका और मनी मल्टीप्लायर यानी धन गुणक का आपस में क्या रिलेशन होता है ये बताइए। और कुछ पार्ट होता है जो लिक्विड एसेट में आपको रखना होता है, दैट इज कॉल्ड एज SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, जो कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इनके फॉर्म में हो सकता है। CR में बैंक्स को कोई रिटर्न नहीं मिलता है, SLR में सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। जो बैंक इसमें बीच में प्रॉफिट कमाती है, पैसा लेती है, जो उसका लाइबिलिटी होता है बैंक का, पैसा उठाती है लोन पे जो उसका एसेट होता है, और बीच में जो मार्जिन कमाती है उसको बैंक का स्प्रेड बोलते हैं। और मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने आपसे, मैं खुद भूल गया। मनी मल्टीप्लायर और CRR में क्या रिलेशन होता है। तो मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि जो मनी है वो कितने हैंड्स एक्सचेंज कर रही है। मैं ATM गया, मैंने 500 का नोट निकाला, मैंने हो सकता है कि पहले मैंने किसी दुकान में गया, मैं सब्जी वाले को दिया, सब्जी वाले ने हो सकता है कपड़े खरीदे हो, कपड़े वाले को दिया, कपड़े वाले ने मान लेते हैं कि वो उसने अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरी, तो इतने टाइम्स मनी मल्टीप्लाई हो रही है। ये नहीं होता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, जो भी मैंने आपको बताया। मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है बैंक के पास मान लो आए 100 रुपये, और 100 रुपये दिए बैंक ने, मान लो उधार लेने को ही आया था, और उस 100 का हो गया 400, तो यानी 4 गुना हो गई, मनी मल्टीप्लाई हो गई। तो मनी मल्टीप्लायर जो है कैश रिजर्व रेशियो से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया था आपको। तो बैंक रेट जो होता है ये MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से अलाइंड होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ओवरनाइट लोन फैसिलिटी होती है। बैंक रेट क्या होता है, तो जब बैंकों को लोन की ज़रूरत पड़ती है, हमें लोन की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक जाते हैं, बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती होगी तो वो कहाँ जाते होंगे, RBI के पास। तो RBI जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंकों को लोन देता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को,
उसको बैंक रेट बोलते हैं, बैंक दर बोलते हैं। तो सर ये आरआर और एमएसएफ क्या है, रेपो रेट और एमएसएफ क्या है? तो रेपो रेट तब होता है जब बैंक को शॉर्ट टर्म लेंडिंग करनी होती है, बहुत कम टाइम के लिए, लंबे समय के लिए तो बैंक रेट, और एकदम इमरजेंसी में पैसा चाहिए, क्योंकि अगर बैंकों ने सीआरआर और एसएलआर मेंटेन नहीं किया, सीआरआर मेनली मेंटेन नहीं किया, तो आरबीआई इन पे क्या लगाएगा, पेनल्टी लगाएगा। तो इसके लिए एमएसएफ के तहत बोरो करते हैं। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। धूपगढ़ पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? धूपगढ़ चोटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का उच्चतम बिंदु है? छत्तीसगढ़ का है, झारखंड का, यूपी का, या फिर एमपी का? तो धूपगढ़ की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। इसकी हाइट जो है वो 1350 मीटर है, 1350 मीटर है। ये महादेव हिल्स में लोकेटेड। अभी महादेव हिल्स क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पूरा पेनिनसुला प्लेटिव है, प्रायद्वीपीय पठार है, इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। नर्मदा नदी है जो इस तरह से लार्जेस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। इसके जो नीचे का हिस्सा है ट्रायंगुलर लैंड मास, उसको डेक्कन प्लेटिव यानी कि दक्कन का पठार बोलते हैं, जो ट्रायंगुलर लैंड मास है, ठीक है। और इसके जो ऊपर का पार्ट है उसको हम सेंट्रल हाईलैंड या फिर केंद्रीय उच्च भूमि बोलते हैं। यहाँ पे है मेवाड़ प्लेटिव, मारवाड़ प्लेटिव, मालवा प्लेटिव, बुंदेलखंड प्लेटिव, बघेलखंड थोड़ा ज़्यादा ईस्ट की तरफ में चला गया, उतना भी नहीं है, ठीक है। देन यहाँ छोटा नागपुर प्लेटिव, यह मैं लिख देता हूँ। मेवाड़ मतलब थोड़ा सा ज़्यादा में ईस्ट हो गया, मतलब इस वेस्ट की तरफ थोड़ा सा खिसक जाएंगे, ठीक है। मारवाड़ प्लेटिव, मालवा प्लेटिव, बुंदेलखंड है, ये समझ में आ रहा है? बुंदेलखंड लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, बुंदेलखंड है ये बघेलखंड है, बघेलखंड, और ये छोटा नागपुर प्लेटिव है। ये याद रहेगा ये चीज़, ठीक। तो ये जो नर्मदा फ्लो हो रही है, किसके बीच में फ्लो हो रही है? रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही है, हमने पढ़ा था। विंध्या ऊपर है ये, ठीक है, ये विंध्या है, और इसके नीचे सतपुरा माउंटेन रेंज है। तो इसी का ही पार्ट है हमारा महादेव हिल, इसी का पार्ट है यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा, महादेव, मैकाल और कैमूर। तो महादेव हिल का हिस्सा धूपगढ़ है। झारखंड की अगर हाईएस्ट पीक की बात करेंगे, सबसे ऊंची जो चोटी है वो है पारसनाथ हिल, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू की भी हाईएस्ट पीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, छोटा नागपुर की जो हाईएस्ट पीक है वो झारखंड की भी हाईएस्ट पीक है, दैट इज़ पारसनाथ हिल। इसकी भी हाइट उतनी ही है जितनी कि धूपगढ़ की है, 1350 मीटर, ठीक है। इतनी चीज़ अभी के लिए क्लियर हुआ कि जो पेनिनसुला प्लेटिव है, जो भारत का एक फिजियोग्राफिक डिवीजन है, भारत का एक भौगोलिक क्षेत्र है, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो सतपुरा के ऊपर वाला पार्ट है या फिर नर्मदा के ऊपर वाला पार्ट है वो सेंट्रल हाईलैंड है, और नीचे वाला डेक्कन प्लेटिव जो कि ट्रायंगुलर लैंड मास है। आगे बढ़ते हैं। गोदान इज अ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद पब्लिश्ड इन द ईयर। तो गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? 2006, 1936, 1976 या फिर 1906? तो गोदान की अगर बात करेंगे तो ये 1936 में इसको पब्लिश किया गया था भाई मुंशी प्रेमचंद। इनकी कुछ और भी राइटिंग्स है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कफन इन्होंने लिखी, गबन इन्होंने लिखी, नमक का दरोगा इन्होंने लिखा, नमक का दरोगा, पूस की रात, निर्मला, कितने लोगों ने निर्मला किताब पढ़ी है स्कूल में, ईदगाह, ठीक है, ईदगाह इन्होंने लिखा है। तो ये सारी किताब मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। और गोदान की अगर बात करेंगे तो 1936 में इसको पब्लिश किया गया था। इन अ ड्रामा हिमा स्पोक स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर गेव दिस स्लोगन। तो एक नाटक में हेमा ने ऐसा कहा। तो ये नाटक किसने दिया था? भगत सिंह जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, या फिर अंबिका चरण मजूमदार? आंसर बताएंगे इसका। भगत सिंह जी की बात करते हैं। तो भगत सिंह जी ने इनकलाब जिंदाबाद नहीं बोला था, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद किसने लिखा था? इन्होंने उसको प्रोपाउंड किया था, इसको फैलाया था इनकलाब जिंदाबाद को। इनकलाब जिंदाबाद बोला किसी ने और ने था, बताइए किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करेंगे तो इन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, जिसको कि हम बोलते हैं मराठा और केसरी। मराठा जो था वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में था, और जो केसरी था वो मराठी लैंग्वेज में था। इन्होंने ही जो है आर्कटिक होम टू वेदास किताब लिखी,
जिसमें कि आर्यन थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया था बाल गंगाधर तिलक ने। और इनका उपनाम क्या था जरा बताइए? आर्कटिक, होम टू वेदास। इनका उपनाम क्या था, यानी कि इनका अदर नेम क्या था? तो इनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है, लोकमान्य। हसरत मोहनी सबका सही, हसरत मोहनी ने ही इनकलाब जिंदाबाद दिया था, लोकमान्य। देन इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी थी, कब करी थी? 1916 में, 1916 में। किसके साथ? एनी बेसेंट। लेकिन साथ में ऐसा कॉमन नहीं थी, एनी बेसेंट की अलग थी। एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? दोनों लोग ने ही 1916 में ही बनाया था होम रूल लीग, लेकिन इनका हेडक्वार्टर था कहाँ पर? इनका जो बाल गंगाधर तिलक है, इनका हेडक्वार्टर था पूना में। और वहीं जो एनी बेसेंट की थी उसका हेडक्वार्टर था मद्रास में, ठीक है। तो एनी बेसेंट के मद्रास वाला रीजन और बॉम्बे सिटी एनी बेसेंट के होम रूल लीग में थी। बाकी वाला जो पूरा रीजन है वो आपका बाल गंगाधर तिलक के अंडर में था। इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने बोला था? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति के जनक किसने बोला था? ये आप कमेंट में बताएंगे। भगत सिंह की अगर बात करेंगे तो इन्होंने पंजाब नौजवान भारत सभा बनाई थी। कब बनाई थी? पंजाब नौजवान भारत सभा, तो ये बनाई थी इन्होंने 1926 में, 1926 में। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था वैलेंटाइन चिरोल ने। ये वैलेंटाइन चिरोल ने किताब लिखी थी इंडियन अनरेस्ट, उसमें इनको ये बोला गया था। अंबिका चरण मजूमदार जी की अगर बात करेंगे तो इन्होंने 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, लखनऊ सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसको लीड किया था इन्होंने। और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है लखनऊ सेशन, कोई बताना चाहेगा? तो भगत सिंह जी के बारे में आप समझ गए, पंजाब नौजवान भारत सभा। बाकी हम आगे चीज़ें देखेंगे, जैसे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने बॉम्बिंग करी, सॉन्डर्स की हत्या करी, वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो 1916 का सेशन इंपॉर्टेंट क्यों था कांग्रेस का? क्योंकि पहली बात तो 1907 का सेशन इंपॉर्टेंट था। ये क्यों था? बिकॉज ये सूरत में हुआ था और यहाँ पर स्प्लिट हो गया था कांग्रेस में। कैसा स्प्लिट? कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, एक तो नरम दल यानी कि मॉडरेट्स और एक गरम दल यानी कि एक्सट्रीमिस्ट। ये दो पार्ट में अलग हो गया था। और इसको किसने प्रिसाइड किया था? इसको प्रिसाइड करने का काम किया था रास बिहारी बोस जी ने। घोष ने नहीं किया था, ठीक है, घोष जी ने नहीं किया था, बोस जी, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, घोष जी ने किया था, घोष जी ने, बोस जी ने नहीं किया था। बोस जी बाद में आते हैं जो इंडियन नेशनल आर्मी से एसोसिएटेड थे, ठीक। 1916 वाला जो सेशन होता है वो लखनऊ में होता है, ठीक है, लखनऊ का अधिवेशन होता है और इसको प्रिसाइड करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। दो मामलों में इंपॉर्टेंट है, एक तो रीयूनियन हुआ था कांग्रेस का, यानी कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ आ गए थे, और साथ ही साथ यहाँ पर एक जॉइंट पैक्ट साइन हुआ था किसके बीच में? तो एक ज्ञापन साइन हुआ था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, आईएनसी के बीच में, जहाँ पर दोनों ने जॉइंट डिमांड रखी थी किसके सामने? ब्रिटिशर्स के सामने। इसलिए इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ें, अगला है हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमसली नोन एज आयरन लेडी ऑफ इंडिया। तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। HSRA किसने बनाई थी? भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद? चंद्रशेखर आज़ाद। भगत सिंह, अगर चंद्रशेखर आज़ाद में दो में आपको पिक करना होगा तो चंद्रशेखर आज़ाद को आप पिक करेंगे। वैसे दोनों ही फाउंडिंग टीम में इन्वॉल्व थे। बहुत आसान है, आप पता है, एंड दैट इज़ इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। पूरा नाम ध्यान रखना क्योंकि ये भी पूछ लेता है। मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी का नाम बताएं, प्लस ये बताएं, ये बताइए कि लेडी विद अ लैम्प किसको बोलते हैं? लेडी विद अ लैम्प किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर तो इंदिरा गांधी होगा। इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? अनब्रेकेबल। लेडी विद अ लैम्प बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके NTPC में ही आ चुका है, ठीक है। पिछले वाली PYQ सीरीज जिन लोगों ने किया होगा उन्हें पता होगा, मैं करवा चुका हूँ उसमें। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और अगर आप बोलें तो मैं आपको लेक्चर ही बता दूं, लेक्चर ही मुझे याद है, लेक्चर नंबर शायद 18 में मैंने बताया हुआ ये, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोड थ्रू मगध। निम्नलिखित में से कौन सी किसे प्रसिद्ध रूप से भारत की सॉरी हिंदी वाला उसी का आ गया यहाँ पर। तो मगध जो है किन के बीच में फ्लो होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, गंगा एंड कृष्णा, कृष्णा एंड तुंगभद्रा, गंगा सोन, या फिर नर्मदा और तापी। तो मगध क्या है? मगध एक महाजनपद है। महाजनपद क्या है? तो लगभग आप ये मान के चलो कि जब हमारा वैदिक एज चल रहा था उस टाइम पे, यानी कि रफली 1500 BC के बाद,
ठीक है, यानी कि 1000 BC के टाइम पे हमारे महाजनपद निकल के आए मेनली नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, मेनली ये वाले पार्ट ऑफ इंडिया में। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद निकल के आए, और ये 16 महाजनपद कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है। ये हमें काफ़ी सारे बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में देखने को मिलता है, जैसे कि दीघ निकाय में हमें देखने को मिलता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जहाँ पर हमें 16 महाजनपद करके मेंशन्ड है, प्लस जो भगवती सूत्र हैं जैन टेक्स्ट वहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो 16 महाजनपद हैं ये आपके, अंग, मगध, काशी, सरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है? कैपिटल से मेनली क्वेश्चन बनता है। तो अंग की चंपा है, ये सबसे आपका ईस्टर्न मोस्ट था, सबसे ईस्ट में बंगाल जो प्रेजेंट है उसके पास में लोकेट था, तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट था, जिसको कि बाद में मगध ने अपने कब्जे में ले लिया था। मगध सबसे पावरफुल था, ठीक है, सबसे पावरफुल था ये। क्यों था अभी हम देखेंगे। इसकी कैपिटल राजगीर थी, देन बाद में पाटलिपुत्र हो गई, जो आज का पटना है। काशी का काशी, वत्स, कौसाम्बी, याद कैसे रखेंगे? ठीक है, तो याद ऐसे रख सकते हैं, कौसाम्बी अगर आप जाएंगे है ना, प्रयागराज अगर आप गए होगे कुंभ नहाने, तो बीच में ही पड़ता है ये कौसाम्बी, है ना। तो वत्स, कौसाम्बी, तो कैसे याद करेंगे? हे वत्स कौसाम्बी, मौसम्बी, मौसम्बी, हे वत्स मौसम्बी का जूस पिला दो, ऐसे करके याद करना है बस, ठीक है। कौशल, श्रावस्ती। कौशलपुर राजा किसको बोलते हैं? भगवान राम को बोलते हैं, है ना। तो श्रावस्ती, उससे आप ईस्टर्न यूपी सिलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ईस्टर्न यूपी में अयोध्या भी पड़ता है आपका। सुरसेन, मथुरा। पंचाल, ऐचित्य और काम्पिल्य। कुरु, इंद्रप्रस्थ। मत्स्य, विराटनगर, तो विराट कोहली अपनी माता का बड़ा ध्यान रखते हैं, ऐसे करके याद कर सकते हैं। छेदी, छेदी जो मूवी नहीं आए थे वो दबंग वाली, तो छेदी बंदा तो अच्छा था, है ना। अवंती, उज्जैन या फिर महिष्मती। गांधार, तक्षशिला। कंबोज, पूंछ, ठीक है। ऐसे इसको याद कर सकते हो, कम पूछा कर, ठीक है, कम पूछा कर। टीचर्स पहले के कैसे होते थे कि भाई कम पूछा कर, ठीक है, कम पूछा कर, तो कंबोज, पूछा। अस्मक की प्रतिष्ठान है पैठान, ये सबसे सदर्न मोस्ट था आपका, ये सबसे सदर्न मोस्ट महाजनपद था। वज्जी की वैशाली, वी से विज्जी, वी से वैशाली। और मल्ला की कुशीनारा। कुशीनारा, अच्छा, भगवान बुद्ध की लाइफ से कैसे रिलेटेड है ये आप बताइए। तो मगध इसलिए इम्पोर्टेंट, मतलब इसलिए पावरफुल रहा क्योंकि एक तो ईस्ट में लोकेटेड था, तो अगर किसी को हराना है तो यहाँ पर आना पड़ेगा सबसे, एक तो फार फ्लंग रीजन में, प्लस ये ऐसे द्वाब रीजन में लोकेटेड था। जो गंगा और सोन नदी है, इनके द्वाब, इनके बीच में, गंगा नदी के साउथ में और सोन के नॉर्थ में लोकेटेड था, तो बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजिक पोजीशन थी। प्लस एलिफेंट यहाँ पर बहुत मात्रा में थे, तो इस वजह से इसको कुछ एडेड एडवांटेज थी मगध को। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ भी आई, इंपॉर्टेंट रूलर्स भी आए, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हरनका डायनेस्टी का रूल रहा, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मगध में हरनका डायनेस्टी का शासन रहा। हरनका में मेनली तो सबसे पहले रूलर आया बिंबिसारा, ठीक है, बिंदुसार नहीं है ये बिंबिसार है। देन इसके बाद इसका बेटा आया अजातशत्रु, देन इसके बाद इसका बेटा आया उदयन, ठीक। देन हरनका डायनेस्टी के बाद, ठीक है, आप याद कर सकते हैं शिशुनगा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, देन आपका मौर्य डायनेस्टी जिसके बारे में हमने कल पढ़ा, मौर्य डायनेस्टी। देन इसके बाद आती है आपकी शुंगा डायनेस्टी, शुंगा के बाद आते हैं कनवा, ठीक है। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना, हरनका, शिशुनगा, नंदा, मौर्य, शिशुनगा, शुंगा और कनवा, ठीक है। तो सबसे पहले रूलर कौन था? बिंबिसार, देन अजातशत्रु, देन उदयन। शिशुनगा में ऐसा हमें याद नहीं करना है। देन नंदा में मैंने आपको बताया था महापद्मानंद ने नंदा वंश की स्थापना करी थी, महापद्मानंद ने, और धनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। देन चंद्रगुप्त मौर्य के ही बेटे थे बिंदुसार, इनके बेटे थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे थे अशोक। और आखिरी रूलर भी मैंने आपको मौर्य डायनेस्टी का बताया था कल के लेक्चर में, कमेंट में बताइए कि मौर्य डायनेस्टी के आखिरी रूलर कौन थे। बाकी कुशीनारा कैसे रिलेटेड है भगवान बुद्ध जी की से लाइफ से, बिकॉज यहीं पे ही भगवान बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि वो एक तरह से उनकी डेथ हुई थी, महापरिनिर्वाण जिसको बोलते हैं, ठीक। तो बृहद्रथ वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। हाँ जी, तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आपके कक्सर, सुआ, टापू या फिर गेंडी। देखो, छत्तीसगढ़ के जो डांसेज उसको हम ऐसे याद करते हैं कि अक्सर जो सुआ होते हैं, सुआ का मतलब होता है पैरट, सुआ कर्म ना करके गैंडी मारते हैं, गैंडियाँ मारते हैं, ठीक है। गैंडियाँ कैसे मारते हैं? रात में नाचते हैं, ठीक है, रात में नाच रहे हैं, और
कैसे ले रहे हैं, डंडा लेके नाच रहे हैं, ठीक है, तो डंडा लेके नाच रहे हैं। अक्सर सुबह कर्म ना करके गेंडिया मार रहे हैं, और ठीक है, और रात में नाच रहे हैं, तो कक्सर से हो जाएगा, अक्सर से हो जाएगा कक्सर, ठीक है। कक्सर, ठीक है। इसको जो राजगौंड ट्राइब है वो जो राजगौंड ट्राइब है वो राजगौंड ट्राइब सेलिब्रेट करती है। सुआ से आपका सुआ हो जाएगा, जो कि पैरेट डांस के नाम से भी जाना जाता है। हरे वस्त्र पहन के जो लड़कियां हैं और जो मेनली वेमेन्स हैं वो डांस करती हैं खेत में, पैरेट डांस इसको बोलते हैं, ठीक है। एंड सुआ को ध्यान रखना, इसको कमर ट्राइब परफॉर्म करती है। कौन सी ट्राइब है, कमर ट्राइब। ऐसे याद कर लो, मेरे रस के कमर, तो मतलब ये ऐसे करके नाचती हैं उस गाने पे। कर्म से कर्म हो जाएगा, कर्म जो डांस होता है, जो कर्मा ट्री होता है उसको लेके होता है, झारखंड में भी होता है ये कर्मा डांस। गेंडिया से हो जाएगा गेंडी डांस, ठीक है, गेंडिया से हो जाएगा गेंडी डांस। कर्म से हो जाएगा कर्म डांस। रात नाचा से हो जाएगा रौत नाचा, रौत नाचा। और डंडा नाच से हो जाएगा डंडा नाच, ठीक है। गेंडी से गेंडिया मारते हैं तो वो यहाँ पे है। टापू जो है ना, टापू, टापू ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है ये है आपका अरुणाचल का। अरुणाचल की जो आदि ट्राइब है ना, एक सेकंड रुको जरा, सुधर नहीं रहा ये मच्छर। इसको इतनी बार समझाया कि जब क्लास लिया है तो बीच में डिस्टर्ब ना किया करो, लेकिन ना, समझना नहीं है इसको, ठीक है। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ की जो आदि ट्राइब है वो इसको सेलिब्रेट करती है, किसको, टापू को। अरुणाचल प्रदेश के कल मैंने आपको फेस्टिवल बताया था ना, कि अरुणा तेरे संग, ठीक है। तो अब यहाँ पर अरुणाचल के जो डांसेस हैं उसको हम कैसे याद करेंगे, अरुणाचल के जो डांसेस हैं उसको याद करने के लिए ऐसे है, जैसे कि हमारे यहाँ बोलते हैं ना, अजी सुनते हो, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो ऐसा जो है, अरुण से कोई बोल रहा है, कि वाइफ ही बोल रही होंगी, तो उनकी वाइफ है मान लो रेखा जी, ठीक है। अरुण की वाइफ है रेखा, बोलती है अजी सुनते हो, वैंचो बउआ के पास चलना है। बउआ, बउआ तो जानते हो कि सब, है ना। तो वैंचो बउआ के पास चलना है, क्यों, उसने पूछा अरुण ने। तो उसने बोला कि लैन इन पिकॉक डांस देखने चलना है, लैन इन पिकॉक डांस दिखाने ले चलो, ठीक है। तो कैसे, तो उसने बोला माँ, लेकिन उसने, अरुण ने बोला लेकिन मास्क ला के चलना, कोई देख ना पाए, ठीक है। लैन एंड पिकॉक डांस, और वो भी मास्क लगा के चलना है, ठीक। तो इससे क्या क्या हमारे डांसेस हो जाएंगे, रेखा से हो जाएगा रेखमपाद, आजी से हो जाएगा आजी लामू डांस, वैंचो से वैंचो, ये बउआ से बोइया है, लैन पिकॉक से लॉइन पिकॉक है, मास्क से मास्क है। और भी हैं आपके, जैसे पोपीर है, बोर्दो छाम है, क्या है, बोर्दो छाम, चलो, ठीक है। लैन एंड पिकॉक डांस देखने चलो, तो चालो डांस, चलो, ठीक। तो ये सारे डांसेस आपको याद रखने हैं। वेंचो, और बात अगर करें जैसे कि कुछ कहीं कहीं पे आपसे ट्राइब पूछ लेता है, जैसे कि आपसे बर्दो छाम में ध्यान रखना, जो बर्दो छाम है इसको शेरदुक पेन जो कम्युनिटी है ना वो इसको सेलिब्रेट करती है, और ये मेनली मास्क डांस होता है, ठीक है। मास्क पहन के 12 मतलब एविल जो हेमिस डांस होता है ना, हेमिस डांस हेमिस मोनास्ट्री में लद्दाख में होता है, उसी की तरह होता है। आप एक गाना अगर देखे हो, ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, है ना, जिसमें कि करीना कपूर और शाहिद कपूर होते हैं, ठीक है। तो उसमें वो दिखाया गया डांस को, तो वही है ये, जो कि पता नहीं वो लद्दाख में शूटिंग हुई है कि यहाँ पे अरुणाचल में, लेकिन वो उसी तरह का ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और इसको चालो को नॉक्टे ट्राइब वो परफॉर्म करती है, पोपीर को गालो ट्राइब, और क्या हो सकता है, एक जैसे मैंने आदि ट्राइब बताया ना, तो आदि ट्राइब एक और है जिसको पोनुंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। आदि ट्राइब है पोनुंग, जो डांस है उसको भी बनाओ करती है, पोनुंग को डांस को। और एक ध्यान रखना, पासी कॉन्ग की, पासी उसको भी यही आदि ट्राइब ही करती है, पोनुंग डांस। और कौन है पासी कॉन्ग की, ठीक है।
और यहाँ पे और किसकी ट्राइब, हाँ बुइया की ट्राइब ध्यान रखना, दिगारू मिशमी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो, देखता हूँ मैं कौन है। चलिए, आर्टिकल नंबर 14, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता निर्दिष्ट करता है? 19, 23, 14 या फिर 36? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, तो आर्टिकल नंबर 14 होगा, बिकॉज आर्टिकल नंबर 19 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, ये राइट टू फ्रीडम के बारे में बताता है, और इसके आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 में कितने तरह के राइट्स आते हैं? 23 है, इसमें क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल में 23 और 24 को दोनों को कलेक्टिवली हम जानते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 23 में है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि मानव तस्करी। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और साथ ही साथ जो बेगारी है यानी कि बंधुआ मजदूरी, वो प्रोहिबिटेड है इसमें। 36 की इसमें तो खैर कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। 14 जो है दो चीज़ों की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कानून के समान समक्ष समान संरक्षण, और क्या इसको हिंदी में बोलेंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, कानून का समान संरक्षण और कानून के समान सब लोग, कानून के समक्ष सब लोग समान हैं, तो ये दो चीज़ें आर्टिकल नंबर 14 हमें बताता है। ठीक, चलो कुछ और आप बताओ जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आर्टिकल नंबर 21 में क्या है, 21A में क्या है, और 20 में क्या है? अगला है, इन विच ईयर वॉज द स्पेशल मैरिज एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया। तो भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो अगर बात यहाँ पर करें, मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था, एक तो कितने तरह के राइट हैं? 6 हैं, जिनको कि हमने सामरो करके याद किया था, है ना। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, एसोसिएशन, राइट टू फ्री मूवमेंट, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, एंड राइट टू ऑक्यूपेशन। ए 19 क्लॉज 1, सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, डी, ई और जी था। एफ में क्या था जरा बताओ? तो 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A में राइट टू प्राइमरी एजुकेशन 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, और इसको किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? और 21 में क्या है? 20 में, आर्टिकल 20 में 3 चीज़ें हैं। क्या 3 चीज़ें हैं? एक तो नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरे में नो डबल जियोपार्डी, एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी, और नो सेल्फ इंक्रीमिनेशन। तो ये चीज़ें हम पहले ही डिटेल में देख चुके हैं, इसलिए मैं पूरा डिटेल में लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, 21A को हमने 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 से ऐड किया था। बात अगर करें स्पेशल मैरिज एक्ट की, कब पास किया गया था? ऑप्शन है आपके 58, 54, 62 या फिर 50। तो 1954 में इसको पास किया गया था। और अगर पूछे हिंदू मैरिज एक्ट कभी, हिंदू मैरिज एक्ट, तो ये हुआ था आपका 1955 में पास, 18th। Which of the following statement is correct? Lambadi folk dance is celebrated by Bodo tribe and Bugurumba is performed by Mishmi tribe. बताइए, तो सही आंसर क्या होगा? लंबाडी कहाँ का है? लंबाडी मैडम, लंबा अलबेले टांगे वाले ठीक है, तो लंबाडी है ये आपका मेनली आंध्र प्रदेश का। ठीक है, इसको बोडो ट्राइब तो परफॉर्म करेगी नहीं, बिकॉज बोडो तो हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलती है, बोडो परफॉर्म करती है बुगुरम्बा को। ठीक है, तो बुगुरम्बा जो डांस है उसको बोडो ट्राइब परफॉर्म करती है, तो दूसरा वाला गलत, तो पहला वाला भी गलत होगा। लंबाडी जो है इसको मेनली जो बंजारा कम्युनिटी है आंध्र प्रदेश की, वो सेलिब्रेट करती है। ठीक, तो आंध्र प्रदेश के हम फोक डांसेस को यहाँ पर याद करते हैं।
ठीक है। आंध्रा के फोक डांसेस कैसे याद करते हैं हम लोग? तो ऐसे याद करेंगे कि वीर लोग जो हैं, तो वीर से वीर नाट्यम, वीर लोग क्या करते हैं, वीर लोग बुट ठीक है, तो वीर लोग क्या करते हैं, छींक आ भी नहीं रही है, आ भी रही है, क्या हो रहा है? ठीक है, तो वीर लोग जो हैं क्या करते हैं, वीर लोगों से आपने बोला कि भाई धीमे से बुर्रा की सब्जी बना लो, ठीक है, ठीक, बुर्रा की सब्जी बना लो, भुट्टा या फिर भुट्टा भूंज लो ऐसे करके, ठीक है, तो भुट्टा बोम आलू हो जाएगा। और बना लो, ठीक है, तो बना लो से बनालू हो जाएगा। और भाप में बना लो, तो भाप में बना लो से भाम कल्फम, ठीक है, भाम कल्फम। तो वीर नाट्यम की अगर बात करेंगे तो जो वीरभद्र कम्युनिटी है वो सेलिब्रेट करती है। धीमसा ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अराकू जो घाटी है ना, अराकू वैली ऑफ आंध्र प्रदेश, वहाँ पर इसको परफॉर्म किया जाता है। भुट्टा बमालू को अगर बात करेंगे तो इसका मीनिंग होता है बास्केट ट्वाइज, बास्केट ट्वाइज होता है। और इसको वेस्ट गोदावरी जो डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश की, वहीं पे ही परफॉर्म किया जाता है। और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है आपका कुचिपुडी नाम का गांव, जहाँ से कुचिपुडी का नाम डिराइव हुआ है ना। बनालू की अगर बात करेंगे तो ये आपका जो गॉडेस महाकाली हैं, महाकाली जो हैं उनके ऑनर में इसको परफॉर्म किया जाता है। और इसका मतलब होता है पॉट, घड़ा। तो जो महिलाएं होती हैं फिर लड़कियां होती हैं, वो घड़े को ऊपर रख के वो बैलेंस करके उसको नाचती हैं। भाम कल्फम तो श्री सिद्धेंद्र योगी जी ने इसको कंपोज किया था। सिद्धेंद्र, इसके रिगार्डिंग मैंने क्लासिकल डांस वाली जो कल क्लास हुई थी उसमें भी बताया था कि किस तरह से उनको एक सपना आया था। कृष्ण जी ने बोला था कि सत्यभामा जो उनकी तीसरी वाइफ है उनके लिए आप कंपोजिशंस बनाओ, ऐसा सिद्धेंद्र योगी से बोला उन्होंने, तो उन्होंने बनाया, ठीक है, सत्यभामा के लिए भाम कल्फम। ठीक, तो यहाँ पे दोनों ही गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आंसर होगा डी, नीदर वन नॉर टू। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बुगुरुम्बा कहाँ का है? तो बुगुरुम्बा आपका असम का है। बुगुरुम्बा किस स्टेट का है? इट इज़ फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम। असम से ही आपका जो बिहू डांस, आई थिंक मैंने आपको इस असम के डांसेस बता दिए हैं, ठीक है। असम से ही आपका बिहू डांस भी है, झुमूर, ठीक है, असम के देख लेते हैं। तो असम का आपका झुमूर है, बिहू है, आली लिगांग कल पढ़ाया था मैंने आपको, और क्या है, भोरताल है, ठीक है, देवधानी है, देवधानी है, और क्या हो सकता है आपका, अंकिया, अंकिया नाट जो सत्तरिया से एसोसिएटेड है, सत्तरिया जो कि क्लासिकल डांस है असम का। तो झुमूर की अगर बात करेंगे तो ये जो टी ग्रोइंग कम्युनिटी है जो चाय उगाती है असम की, वो इसको परफॉर्म करती है। टी ग्रोइंग जो कम्युनिटी है असम की, ये सब असम के हैं, ठीक। भोर ताल की अगर बात करेंगे, भोर का मतलब सुबह होता है, ठीक है। तो ये ऐसे याद कर लेना कि भोर ताल जो है ये बारपेटा करके एक जगह पड़ती है असम में, वहाँ पर इसको परफॉर्म किया जाता है। देवधानी की रिगार्डिंग ये चीज़ ध्यान रखना कि इसको बोडो कचारी वो परफॉर्म करती है। मनसा जो गॉडेस हैं, मनसा गॉडेस को स्नेक गॉडेस, सांप की देवता कंसिडर किया जाता है, उनके लिए परफॉर्म किया जाता है। और अंकिया तो एक नाटक होता है जिसमें कि सत्तरिया डांस को परफॉर्म किया जाता है, ये एक नाटक होता है, ठीक है। बाकी बिहू तो आपको पता ही है। और अली लिगांग कल देख लिया था, जिसको मिशिंग ट्राइब सेलिब्रेट करती है, ठीक है। मिशिंग जो ट्राइब है, मिशिंग ट्राइब, ये अली लिगांग फेस्टिवल को, सॉरी डांस को, फेस्टिवल भी अली लिगांग फेस्टिवल भी है, तो उसको जो है सेलिब्रेट करते हैं ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं 19th। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मानसून मड फेस्टिवल ऑफ गोवा? तो गोवा का मड फेस्टिवल कौन सा है? सरहुल है, कर्मा है, चीकल कालो है, फिर लड़ाईना है, कौन सा है यहाँ पर? तो सरहुल, तो देखो सरहुल ये है आपका झारखंड का, ठीक। कर्मा भी झारखंड का है, चीकल कालो इसका सही आंसर हो जाएगा। गोवा के अगर फेस्टिवल की अगर बात करेंगे तो गोवा के फेस्टिवल हैं जैसे कि साओ जाओ, ठीक है, सो जाओ, सनबर्न, सनबर्न। अभी इसके मैं आपको डांसेस याद कराऊंगा, बड़े आसानी से याद हो जाएंगे, तो उसमें ही आपका ये साओ जाओ भी बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। ग्रेप एस्केपेड, ग्रेप एस्केपेड, और एक होता है ग्रेप एस्केपेड, एक होता है सेंट फ्रांसिस जेवियर, जो चर्च है गोवा में वहाँ पर मनाया जाता है, सेंट फ्रांसिस जेवियर करके उसका नाम है। शिग्मो है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको इसके डांसेस भी बता देता हूँ, गोवा के डांसेस, ठीक है। ये हैं आपके फेस्टिवल और ये हैं आपके डांसेस। तो डांसेस ऐसे याद करो कि एक लड़की है जिसका नाम है मांडवी, ठीक है।
तो मांडवी से हो जाएगा मांडो डांस, ठीक है। लड़की है मांडवी और वो गोवा गई। गोवा क्यों गई? तो वो घोड़े गाड़ी देखने गई है। घोड़े गाड़ी, तो घोड़े गाड़ी से है घोड़े मडनी, घोड़े से घोड़े मडनी, और गाड़ी से है ताल गाड़ी और फुगड़ी, ताल गाड़ी और फुगड़ी। घोड़े गाड़ी देखने गई है और गाड़ी कौन सी? जैगुआर देखने गई है, तो जागोर डांस, जागोर जागोर, ठीक है। और पतंग उड़ाने गई है तो पतंग से तरंग मेल डांस। लेकिन फिर जो उसको ले गया है वहाँ पे उसने बोला कि अब जाके सो जाओ, ठीक है। तो सो जाओ भी आप यहाँ पर एक डांस भी है, उसको याद कर सकते हैं, सो जाओ, है ना। और सो जाओ ऐसे करके कुछ था, लास्ट में भूल रहा हूँ। तो मांडवी, घोड़े गाड़ी, ताल गाड़ी, फुगड़ी, जागोर, तरंग मेल। हाँ, रो मत सो जाओ जाके, रो मत, ठीक है। तो रो मत। और कल क्यों रो मत? क्योंकि कल सुबह गांव जाना है, तो गौफ। ये सारे डांसेस है कि मांडवी घोड़े गाड़ी देखने और घोड़े गाड़ी, गाड़ी से ताल गाड़ी फुगड़ी, और जैगुआर गाड़ी देखने और पतंग उड़ाने, पतंग से तरंग मेल। तो जाने गई थी गोवा में, उससे बोला कि रो मत, गाँव चलना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारे डांसेस कहाँ के हैं? ये गोवा के हैं। इसमें से जो घोड़े मॉडर्नी है इसको वॉरियर डांस के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज जो मराठा कम्युनिटी है उसके ब्रेवरी को दिखाने के लिए घोड़े मॉडर्नी, जब किस किस तरह से वो घोड़े में बैठ के एक हाथ में तलवार ली और एक हाथ में घोड़े की लगाम है उनकी, तो उसको यहाँ पर दिखाया जाता है। फुगड़ी जो है इसको परफॉर्म किया जाता है गणेश चतुर्थी के टाइम पे, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो गोवा के आपको फेस्टिवल भी याद हो गया और साथ ही साथ डांसेस भी आपको याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ दी 20th क्वेश्चन, ठीक है। 20वां सवाल, चलो 20वां सवाल कर लो। आई थिंक 20वां सवाल फिर से 5 ईयर प्लान पे आ गया, इसको जल्दी से करते हैं। हाँ, फटोरपा यात्रा भी है, बिल्कुल प्रियम, फटोरपा यात्रा भी गोवा का ही है, ठीक है। फटोरपा यात्रा ये भी गोवा का ही है। आज 8 बजेगा, अच्छा 8 बजेगा क्या? 20 क्वेश्चन हो गए, 4 ही क्वेश्चन तो और बचे हैं। तो 5 ईयर प्लान के बारे में क्वेश्चंस हैं। रोलिंग प्लान, महाल नोबिस प्लान। तो रोलिंग प्लान क्या बोलते हैं? रोलिंग प्लान, ठीक है, रोलिंग प्लान अभी मैंने आपको बताया है कि ये 5th 5 ईयर प्लान के बाद आया था, यानी कि 6th 5 ईयर प्लान से पहले, तो बिल्कुल सही है। महाल नोबिस प्लान कौन सा है? 2nd 5 ईयर प्लान, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 बोथ 1 and 2, है ना। और महाल नोबिस जी के रिगार्डिंग ये ध्यान रखना कि इनको फादर ऑफ इंडियन प्लान, या फिर फादर तो ना बोल के चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। इन्होंने ही नेशनल इनकम कमेटी का गठन किया था, नेशनल इनकम कमेटी को लीड किया था 1949 में, जो कि बनी थी। प्लस इनका ही जो जन्म दिवस है 29 जून को, उस दिन हम मनाते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, स्टैटिस्टिक्स डे। और इन्होंने एक जर्नल निकाला था संख्य करके, जो आज भी चलता है, ठीक है। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, नेशनल इनकम कमेटी को चेयर किया था, बाकी चीज़ें। राहुल जो है 20 में से आपने कितना स्कोर किया, जरा बताइए। जीके खत्म, अब साइंस शुरू। तो राहुल बेरी से सफ़र कर रहे हैं, तो कौन सी इनको डिफिशियंसी थी? B1 थी, C थी, A थी, या फिर K थी? तो B1 होगी, बिकॉज K की अगर बात करें तो यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, खून का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। और विटामिन A का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ फाइलोक्यूनॉन, ठीक है। फिलोक्यूनॉन है इसका साइंटिफिक नेम। वहीं पे विटामिन A की अगर बात करेंगे तो इसका जब आपको डेफिशिएंसी होगा तो रेटिनॉल हो जाएगा आपको, रेटिनॉल मतलब आपको ये डिजीज़ हो जाएगी। प्लस इसका केमिकल नेम क्या है? तो इसका नेम है आपका क्या बोल रहा हूँ मैं यार, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा आपको, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा आपको, और या फिर ज़ेरोप्थैल्मिया, और इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस या फिर ज़ेरोप्थैल्मिया। इसीलिए विटामिन A बहुत ज़रूरी, नहीं तो रात में दिखेगा नहीं बेटा। मान लो रात में सुसु आएगी तो ढूंढते फिरोगे कहाँ है टॉयलेट, कहाँ है टॉयलेट का गेट। तो बेटा विटामिन A कंज्यूम किया करो। किस में होता है? जो हमारे कैरेट वगैरह होते हैं उनमें। विटामिन C का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड।
और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, सिट्रस फ्रूट वगैरह में। और अगर इसकी कमी हो गई तो आपको या तो स्कर्वी हो जाएगा या फिर ब्लीडिंग गम्स, मसूड़े जो खून आने होता है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। और स्कर्वी में क्या होता है, जिसको मतलब मेन आपके स्किन में रैशेज वगैरह पड़ने लगते हैं। तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या होता है, मेन सोर्स होता है हमारा जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जो खट्टे फल वगैरह होते हैं। B1, तुमने विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे, अगर आपको याद हो, विटामिन B1 पढ़ा था, B2 पढ़ा था, B3, B5, B6, बी आपका 7, B9 या B11 उसी को बोलते हैं, B12। ठीक है, ये था आपका थायमीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटाथेनिक एसिड, पिरियोडॉक्सिन। ठीक है, और देन आपका फोलिक एसिड या फिर फोलेट बोलते हैं, याद है आपको। और इनकी डिजीज़, अच्छा ये बताओ कि जो पेलाग्रा होता है सर, इसमें कहाँ पे भाई, बिल्कुल उसका रेटिनॉल आपका केमिकल या फिर साइंटिफिक नेम ही है, वो गलती से मैंने लिख दिया है, मतलब गलती से मैंने बोल दिया था बस। ठीक है, तो डिजीज़ तो B1 से बेरी, B3 से आपका पेलाग्रा, जिसको कि हम 3D डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक, पेंटोथेनिक, पिरियोडॉक्सिन, देन आपका बायोटिन। ठीक है, देन आपका फोलिक एसिड या फिर फोलेट। और इसी की कमी से क्या हो जाता है, इसी की कमी से हो जाता है आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, NTD। और 12 को बोलते हैं साइनोकोबालामीन। क्या बोलते हैं इसको, साइनोकोबालामीन। अगर इसकी कमी हो गई तो परनीशियस एनीमिया हो जाता है। ये सब लिख चुके हैं पहले, सिर्फ रिविजन चल रहा है अभी। ठीक है, 22, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज फाउंड इन लाइम वाटर। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षार चूने के पानी में पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर, तो लाइम वाटर क्या होता है, जिसको कि हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ये होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच इज़ नथिंग बट CuH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे बनता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कि क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है, इसको जब पानी में डालते हैं, ठीक है, तो जब इसको पानी में डालते हैं, चूने को पानी में डालते हैं, तो आपने देखा होगा कि क्या होता है, जैसे हमारे पेंटर लोग नहीं आते थे घर में पहले, तो ऐसे ही करते थे, बाल्टी मांगते थे, बाल्टी दो छोटू, कपड़े उतार रहे हैं शर्ट, ठीक है, और उसमें क्या डाल दिया, उसमें डाल दिया तुरंत जो चूना है वो डाल दिया, शर्ट उतार रहे हैं, टांग रहे हैं, बुरुस मिलेगा क्या, बुरुस तो नहीं है, तो लेके आओ, जाओ 5 नंबर का लेके आना एकदम स्टड बन के आते हैं भाई अपने पेंटर लोग। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, वो पानी डाल के ये बनाते हैं और देन इसको क्या करते हैं, और आपने देखा होगा क्यों वो शर्ट वर्ट उतारते हैं, क्यों सीधा हाथ नहीं डालते हैं, क्योंकि पता है हाथ डालेंगे जल जाएगा हाथ। ठीक है, फिर करते रहना बुरुस, तो इसलिए वो, क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। ठीक है, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। ठीक है, और ये जब बनता है, ठीक है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, इसको वो क्या करते हैं, वॉल्स पे लगाते हैं, ठीक है, दीवार पे, और वो जो हमारा एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो CO2 प्रेजेंट है, वो इसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, CaCO3, जिसको कि या तो हम मार्बल के नाम से जानते हैं, या लाइमस्टोन के नाम से भी जानते हैं, या चौक, ये इसके अनेक नाम हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसको कि हम इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को, इसको हम किस में यूज़ करते हैं, वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में, वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में। इतनी चीज़ क्लियर। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मैग्नीशिया का दूध। ये बिहेव करता है एज एन एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, एंटासिड वो होते हैं जो हमारे पेट की एसिडिटी को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये होते हैं बेस, ये होते हैं क्षार। तो पेट में अगर एसिडिटी हो जाती है तो इनको कंज्यूम करने से ये उसको एकदम कर देते हैं। ठीक है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो NH4OH होता है, ये एक आपका वीक बेस होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एनर्जी। ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन है सही नहीं है, पढ़िए स्टेटमेंट और आंसर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, इसका pH वैल्यू कितना होता है एंटासिड का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, इसका pH वैल्यू होता है 10। बस नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एनर्जी, बताओ जल्दी से। सर कल 10 बजे वाली क्लास यूट्यूब में होगी, कल भी नहीं होगी यार, क्योंकि फोक डांसेस 2 पार्ट में होगा, क्योंकि उसमें एडिटिंग काफ़ी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए वो 2 पार्ट में होगा। तो भाई मतलब एक पार्ट
कल जाएगा, फिर वो आपकी परसों क्लास होगी, परसों नहीं होगी तो सेंसस की कर लेंगे, क्योंकि फेस्टिवल वाली भी आपकी रिकॉर्डेड ही जाएगी, फेस्टिवल वाली भी एडिटिंग में ही जाएगी वो भी, जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उस बेसिस पे। तो रिगार्डिंग एनर्जी कौन सा सही नहीं है, तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजिशन और शेप इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। यस, सही है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि स्थितिज ऊर्जा, तो किसी चीज़ की स्थिति की वजह से जो ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है, उसको हम स्थितिज ऊर्जा या फिर पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ mv², mv/2 गलत, mv²/2 होती है। ठीक है। जब कोई चीज़ मूव करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा। कोई भी चीज़, मेरा हाथ मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। कोई चीज़ रखा हुआ है ऊपर, मान लो एट अ सर्टेन हाइट, तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। जैसे कि एक बहुत ही फेमस, मतलब बहुत ही फेवरेट, नॉट फेमस, बहुत ही फेवरेट एग्जांपल दिया जाता है, दैट इज़ जैसे बॉल है, मान लो। ठीक है। बॉल को मैंने ऊपर से ड्रॉप किया, जैसे बॉल ये है। ठीक है। तो बॉल अभी चल नहीं रही है, बॉल को ही जस्ट मैं पकड़े हुए हूँ हाथ से। ठीक है। तो इसमें टोटल एनर्जी कितनी होगी, मान लेते हैं mgh, पूरी पोटेंशियल एनर्जी ही होगी अभी इसमें, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है। जब इसको मैं छोड़ूंगा, धीरे धीरे जब ये नीचे आएगी ना बॉल, ठीक है, धीरे धीरे नीचे आएगी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना तो हम ऊर्जा को बना सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है। सर ये ऊपर से नीचे बड़ी कैसे हो गई बेटा, उस पर फोकस मत करो। ठीक है। और ये है मान लो ग्राउंड, ये ग्राउंड है। ठीक है। ये ग्राउंड है, तो जब ग्राउंड पे हिट की होगी जस्ट आप मान लो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले, तो इसकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी जा चुकी होगी और इसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, विच वुड बी इक्वल टू हाफ मास इंटू उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर। ये क्या है, मिडिल पॉइंट है, जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, बिकॉज mv²/2 होगा। और ये चीज़ ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी जो कि होता है हाफ mv² या फिर mv²/2, वही सेम चीज़ है आपका। तो इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, इसके और लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इसका सिंबल होता है पहली बात तो p, फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ऊपर क्या आ जाएगा, m²v² या फिर mv²/2m। तो mv क्या है, p है, तो p²/2m, ये रिलेशन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में, रेखीय संवेग के बीच में। क्लियर है। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज दिस, अमंग द फॉलोइंग इन विच मटीरियल डज द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की जो गति है वो सबसे अधिक होती है, निकल में, स्टील में, आयरन या फिर एल्यूमिनियम में। हाँ विपुल जी काफ़ी हैं वो। जो बैच में नहीं है भाई, तो वो मैंने एक स्टैटिक जीके की पिछले बैच की जो प्लेलिस्ट है उसको फ्री कर रखा है यूट्यूब पे, तो वहाँ से आप कर सकते हैं वैसे। ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड, तो साउंड, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा लाइट वेव्स को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक। अच्छा, कौन सी अर्थक्वेक की वेव्स हैं? अभी आपका कल दिल्ली में काफ़ी तगड़ा अर्थक्वेक आया है ना, काफ़ी तगड़ा था वो। तो कौन सी अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं जो रिजेंबल करती हैं साउंड वेव्स को? तो लाइट वेव्स हो गई और साउंड वेव्स हो गई। तो जो लाइट वेव्स होती हैं ये किस नेचर की होती हैं? ये होती हैं आपकी, चल जाओ भैया, ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। वहीं साउंड वेव्स की अगर बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती हैं। इनको बोलते हैं अनुप्रस्थ, इनको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। ठीक है, हिंदी में। ये आपकी वैक्यूम में यानी कि निर्वात में ट्रैवल कर सकती हैं, ये ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। इनका पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण हो सकता है, पोलराइजेशन इनका नहीं हो सकता है। ठीक है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो जो साउंड की स्पीड हाईएस्ट होगी वो आपकी एल्यूमिनियम में होगी। काफ़ी लोगों को लगता ना कि पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, काफ़ी लोगों को लगता है कि यहाँ पे स्टील होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एल्यूमिनियम होगा। ठीक। अच्छा, एयर में कितनी स्पीड होती है? तो एयर में अगर आपसे पूछ लेगा तो 343 मीटर पर सेकेंड, 343 मीटर पर सेकेंड एयर की स्पीड होती है। सॉरी, हाँ, साउंड की स्पीड होती है एयर में। देन अगर बात करेंगे एल्यूमिनियम में अगर पूछ लेगा तो रफली 6420 मीटर पर सेकेंड इफ नॉट रॉन्ग। और स्टील में थोड़ी सी कम होती है, 5900 मीटर पर सेकेंड कुछ हो जाती है जाके। ठीक है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी एयर में तो मैंने बता दिया 343 या फिर हो सकता है 340 दिया हो, तो वो डिपेंड करता है। ये नॉर्मल जो टेम्परेचर है उसकी बात हो रही है। तो एल्यूमिनियम में ध्यान रखिएगा, स्टील में ध्यान रखिएगा, बिकॉज इनमें हाईएस्ट होती है, इसलिए एल्यूमिनियम ऑप्शन नहीं होगा, देन स्टील होगा। और हाँ, एल्यूमिनियम में हाईएस्ट होती, सेकेंड नंबर पर निकल आता है। तो अगर निकल और स्टील हो तो भी आप निकल को ही चुनोगे। रफली 6000 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है साउंड की निकल में। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, और वो ये है आपके लिए क्वेश्चन। बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कोयले का जलना किसका उदाहरण है? डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन, या फिर डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन अभिक्रिया। और जो मैंने कल क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका भी आंसर तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो एज पर मेंडलीव्स प्रेडिक्शन एटॉमिक मास ऑफ एका एल्यूमिनियम वॉस, तो एका एल्यूमिनियम क्या है? तो एक्चुअल में मेंडलीव की जो पीरियडिक टेबल थी जिन्होंने ये दी थी, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 8 ग्रुप्स और आपके ये 6 पीरियड्स थे, है ना, ये आपसे पूछ लेता है कभी कभी। तो ये आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि ये गैप क्या है? तो एक्चुअली मेंडलीव ने ये गैप को पहले प्रेडिक्ट करके गए थे। जैसे कि एल्यूमिनियम है तो इसके आगे का जो गैप था उसको पहले प्रेडिक्ट कर दिए थे, उसको बोल दिए थे एका एल्यूमिनियम। ठीक है, ऐसे कई जगह पे गैप थे, जैसे कि एका एल्यूमिनियम उन्होंने बोला। एका एक वर्ड है संस्कृत का, ठीक है, तो एका एल्यूमिनियम। ऐसे ही एका एका एल्यूमिनियम हो गया, एका बोरॉन हो गया, ठीक है। तो इनके ये पहले प्रेडिक्ट करके गए थे कि भाई इतना इतना एटॉमिक मास होगा। तो एका एल्यूमिनियम को जो प्रेडिक्ट करके गए थे वो रफली आपका 68 पॉइंट समथिंग था कुछ, ठीक है, 68.6 कुछ समथिंग था। और ये एका एल्यूमिनियम बाद में जो है ये गैलियम निकला जाके, और गैलियम का जो एटॉमिक मास निकला, ठीक है, वो था आपका 69। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे तो जो एका बोरॉन है वो आपका निकला बाद में स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक मास निकला कितना? 45, ठीक है। अच्छा बताओ कौन सा एका था जो बाद में जर्मेनियम निकला? जर्मेनियम, जिसका एटॉमिक मास रफली 72.6, तो इट वाज एका सिलिकॉन, ठीक है, एका सिलिकॉन निकला जर्मेनियम। तो ये क्वेश्चन पूछता है एका एल्यूमिनियम क्या था? गैलियम, एका बोरॉन स्कैंडियम, एका सिलिकॉन जर्मेनियम। यानी कि मेंडलीव जी ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, उन्होंने ये सब नहीं बोला था कि भाई नहीं नहीं ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं होता, ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश नहीं करी थी, उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि यहाँ पर कोई एलिमेंट की डिस्कवरी होगी, उसका एटॉमिक मास इतना होगा, जो बाद में डिस्कवर हुए और उसी के आसपास ही एटॉमिक मास था। यानी कि काफ़ी हद तक सही प्रिडिक्शन दी थी किसने? मेंडलीव जी ने, ठीक है। तो एक एल्यूमिनियम, एक बोरॉन, एक का सिलिकॉन याद रखेंगे आप। बाकी आज के लेक्चर में आपने कितना क्या स्कोर किया जल्दी से कमेंट में बताएंगे। जिन लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो यहाँ से जो आपका बैच है परमार अकेडमी एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ से आप नोट्स बैच में नोट कर सकते हैं। बाकी इस लेक्चर की पीपीटी जो होती है वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होती है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। सुबह क्लास क्यों नहीं हुई? क्योंकि सुबह जो है मीटअप था, एक सुबह मीटअप था, सभी बच्चे आए थे, मीटअप हुआ था, इसलिए कल सुबह आज सुबह क्लास नहीं हो पाई, ठीक है। चलो भाई, तो सर आई हैव अ क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन लिख देते तो हम क्वेश्चन का आंसर नहीं देते। प्रियांशु बताओ। 18 आए प्रतीक के, विष्णु के 15 आए, सुप्रियो 21, वर्स्ट मिंटर 50, अच्छा 50 आ गया क्या तुम्हारे? शांतनु मंडल 12, रोहित 19, साइंस के 2 क्वेश्चन और बढ़ा दो, ओके। क्वेश्चन और बढ़ाने हैं क्या भाई? तो फिज़िक्स नहीं बन पा रही है तो एक बार वन शॉट देख लो जो पढ़े हैं, जो 2-3 लेक्चर पढ़े हैं वन शॉट टाइप, एक क्वेश्चन का एक थ्योरी का, उसको देख लो ना। 20 धम्मा ककड़े रितेश 15, मनीता यादव 17, ऑप्टिमिस्टिक 21, रश्मिता 19, कार्तिक 23, वर्षा 23, बासुकी प्रसाद 18, सुनील चौधरी 13, ओके। दिल्ली, नीतू जी दिल्ली होगा उसका आंसर। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। 50 क्वेश्चन कर दो। 50 क्वेश्चन पगले हो क्या? इतने कम में क्या हो? आजकल कुछ होता है 50 क्वेश्चन में? 50 क्वेश्चन है? फिफ्टीन 30 क्वेश्चन, ओके ओके।
ठीक है चलो, साइंस के नहीं होंगे तो 2-3 और बढ़ा लेंगे। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं कल, ठीक है, रेगुलर रहें। आई अगेन रिपीट, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसी के जो लास्ट तक बना रहेगा, है ना। धन्यवाद।